सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है प्रीलिम्स में कि मार्केट में इतना ज़्यादा मैटर आया हुआ होता है कि लड़का या वो उसको पढ़ नहीं सकता पूरा। मतलब एक ही टॉपिक की कई सारी बुक्स आ जाती है और वो उनको ला के और कमरे में भर लेता है और वो उनको कभी नहीं पढ़ पाता। कोचिंग वाले भी इतना ज़्यादा मैटर दे देते हैं कि एक लाइब्रेरी बन जाती है हर बच्चे के। जितनी बार आप रिवाइज करोगे उतनी बार आपके जो कंसेप्ट है वो क्लियर होंगे बुक्स के। तो इसको बोलते हैं रैपिड रीडिंग टेक्नोलॉजी। तो इस हिसाब से आप पढ़े हो। पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि भाई जैसे कई जन ऐसे होते हैं जिनके लिए प्री बहुत इजी होता है। जैसे मेरे आए तो मैं तो 1-1.5 महीने प्रीलिम्स पढ़ता हूँ मैक्सिमम। और जैसे एग्ज़ाम से पहले अभी जैसे जून में है तो मैं मई में बुक्स उठाऊँगा प्रीलिम्स की। अब वो आपकी क्षमता पर डिपेंड करता है। अगर आपको प्रीलिम्स में थोड़ी दिक्कत हो रही है या आप नए एस्पिरेंट हो तो फिर आप रिस्क मत लो, आप अभी से ही प्रीलिम्स के लिए तैयारी स्टार्ट कर दो। हेलो एवरीवन एंड वंडरफुल वेलकम टू सिविल एस्पिरेंट। दोस्तों, इस वीडियो में हमारे साथ में पवन कुमार सर हैं जिन्होंने यूपीएससी के अंदर लगातार 9 सालों से प्रीलिम्स को क्वालिफाई किया है। सर के पास में 9 सालों का अनुभव है यूपीएससी के प्रीलिम्स को पास करने का। हम सर से उस मंत्र को जानेंगे जिसके माध्यम से सर इस एग्ज़ाम को बार बार क्वालिफाई कर रहे हैं। सर के पास में इंटरव्यू को भी फेस करने का एक अनुभव है और हमारे इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इस बचे हुए 4 महीनों में किन किन पॉइंट को फॉलो करना है, किन किन बातों को ध्यान में रखना है और 4 महीनों के लिए एक बेसिक एक स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए जिसके माध्यम से आप यूपीएससी 2022 को क्वालिफाई कर पाओगे। वक्त को हम ज़्यादा ज़ाया नहीं करेंगे, हम सीधा हम सर से बात करेंगे और आपके जितने भी बेसिक सवाल होते हैं हम उन सबको कवर करने की कोशिश करेंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और आपके जितने भी सवाल हैं मैं उन सबको पिक करने की कोशिश भी करूंगा। सो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, आप अपने बारे में बताइए कि आपने यूपीएससी के अंदर इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया, आपका मीडियम क्या था, आपने ऑप्शनल कौन सा रखा था और अपने बारे में बेसिक जानकारी बताइए। देखिए, मेरा मीडियम हिंदी मीडियम था और ऑप्शनल सब्जेक्ट संस्कृत था। और यूपीएससी में अभी हिंदी मीडियम का जो स्कोप है वो लगातार कहीं ना कहीं गिर रहा है। अभी जो हिंदी और रीजनल लैंग्वेजेज है वो 5% तक हो गई। 95% इंग्लिश मीडियम सिलेक्शन होते हैं और 5% हिंदी मीडियम। तो अगर कोई नया स्टूडेंट अगर तैयारी करना चाहता है और वो समर्थ है तो वो इंग्लिश मीडियम को चयन करे, ये मेरी उसके लिए सलाह होगी। जी सर। सो सर, अभी हमारे पास में 4 महीने बचे हैं और जहाँ तक मुझे पता है कि जब हम पढ़ते हैं तो लगातार हम 12 या 15 महीने तक जब भी पढ़ते हैं तो ज़्यादातर हम मेंस के लिए पढ़ते हैं और अंतिम के जो महीने होते हैं उसमें हम ज़्यादातर प्रीलिम्स को फोकस करते हैं। सर, आपने इस एग्ज़ाम को जिस समय क्वालिफाई किया, आप हमेशा इस प्रीलिम्स को क्वालिफाई करते थे, तो आप इन 4 महीनों में आप क्या करते थे और किन किन बातों को आप ध्यान में रखते थे? देखिए, प्रीलिम्स की प्रिपरेशन है मेंस से काफ़ी डिफरेंट है। प्रीलिम्स में क्या होता है कि बेसिक एक तो हमें ये डिसाइड करना है कि क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। ठीक, बेसिक सब्जेक्ट से जैसे 6-7 सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, साइंस, टेक और करंट अफेयर्स। तो इनका पहले वो कलेक्ट कर लो मैटर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रीलिम्स में कि मार्केट में इतना ज़्यादा मैटर आया हुआ होता है कि लड़का या वो उसको पढ़ नहीं सकता पूरा। मतलब एक ही टॉपिक की कई सारी बुक्स आ जाती है और वो उनको ला के और कमरे में भर लेता है और वो उनको कभी नहीं पढ़ पाता। कोचिंग वाले भी इतना ज़्यादा मैटर दे देते हैं कि एक लाइब्रेरी बन जाती है हर बच्चे के रूम में। तो आप इन सब चीज़ों से हटे बेसिक जो बुक्स हैं उनको लें। जैसे अभी मैं आगे बता दूंगा आपको कि ये बुक्स हैं बेसिक, और उन बुक्स को लें और एक ही बुक को बार बार पढ़ें, बजाय कि एक ही टॉपिक की अलग अलग बुक्स पढ़ने के एक ही बुक को बार बार पढ़ें 4 बार 5 बार। और रैपिड रीडिंग में पढ़ें। ऐसे नहीं कि एक टॉपिक को आप जैसे लेके बैठ गए कि महीना भर या 20 दिन हो गए या ये बुक ही ख़त्म नहीं हो रही, ऐसा नहीं। आप एक बुक को लें, 7-8 दिन का, मैक्सिमम 10 दिन का टाइम दें, उसमें उसको कंप्लीट करें, फिर अगली बार उसको वापस रिवाइज़ करें। मतलब जितनी बार आप रिवाइज़ करोगे उतनी बार आपके जो कंसेप्ट है वो क्लियर होंगे बुक्स के। तो इसको बोलते हैं रैपिड रीडिंग टेक्नोलॉजी। तो इस हिसाब से आप पढ़े हो उसको। जी सर, अभी जैसे कि हमारे पास में वक्त काफ़ी कम है और कुछ एस्पिरेंट अभी ऐसे भी होंगे जो भी एथिक्स को, कुछ लोग ऐसे को, कुछ लोग अभी भी ऑप्शनल को पढ़ रहे होंगे। तो सर, क्या ये भी एक सही वक्त है ऑप्शनल और एथिक्स को टाइम देने के लिए? वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि भाई जैसे कई जन ऐसे होते हैं जिनके लिए प्री बहुत इजी होता है। जैसे मेरे आए तो मैं तो 1-1.5 महीने प्रीलिम्स पढ़ता हूँ मैक्सिमम। और जैसे एग्ज़ाम से पहले अभी जैसे जून में है तो मैं मई में बुक्स उठाऊँगा प्रीलिम्स की। अब वो आपकी क्षमता पर डिपेंड करता है। अगर आपको प्रीलिम्स में थोड़ी दिक्कत हो रही है या आप नए एस्पिरेंट हो तो फिर आप रिस्क मत लो, आप अभी से ही प्रीलिम्स के लिए तैयारी स्टार्ट कर दो। जी। और मैं दोस्तों मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा सर के बारे में कि सर ने आरएस के एग्ज़ाम को भी क्वालिफाई कर रखा है
और सर ने जो इस बार जो 2018 का जो रिजल्ट आया था उसमें सर ने आरएस को क्वालिफाई किया था। तो ये बात मैंने सर के बारे में पहले नहीं बताई थी, उसको मैंने ऐड कर दिया है। सर एक बात हमें ये भी बताइए कि अभी क्या है कि मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा टेस्ट सीरीज आ रही है, जिसके अंदर बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले अपने टेस्ट सीरीज को मार्केट में ला रहे हैं। और ज़्यादातर एक प्रीलिम्स के अंदर ये फैक्टर भी रहता है कि काफ़ी एस्पिरेंट के अंदर में डर भी रहता है इस एग्जाम को लेकर, क्योंकि मेंस के लिए एक बार हम क्वालिफाई हो जाएंगे तो हमें उसके अंदर लिखना है, लेकिन सबसे पहले इस गेट के अंदर एंटर करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। और इस डर के कारण एस्पिरेंट क्या करता है कि हर एक कोचिंग से एक एक टेस्ट इसको लगा देगा कि इस संडे को यहाँ से देंगे, इस संडे को यहाँ से देंगे। तो क्या ये एक सही अप्रोच रहेगी इस एग्जाम को लेकर? आपकी क्या सलाह इस पर? देखिए, प्रीलिम्स के लिए तो मतलब ज़्यादा मैं नहीं मानता कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैंने कभी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ नहीं की, मैंने केवल मेंस की टेस्ट सीरीज़ की है। प्रीलिम्स के लिए मेरे हिसाब से तो जो प्रीवियस 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर है ना, वो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। वो कर लो, उसके बाद एक कोचिंग ले लो, कोई सी भी आप प्रैक्टिस करो, मैं ये मना नहीं करूँगा। एक कोचिंग ले लो, जैसे विजन IAS का ठीक अच्छा चल रहा है, उसकी टेस्ट सीरीज़ अच्छी है, एक कोचिंग ले लो, उसकी टेस्ट सीरीज़ निकाल लो। पर उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर 10 सालों के जो UPSC ने क्या क्या किस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन पूछे हैं वो आपको पता होना चाहिए। तभी आपकी जो स्टडी होगी, जो भी डायरेक्शन होगी ना, वो UPSC के अकॉर्डिंग होगी। अब जैसे कोई से भी सब्जेक्ट ले लो, आप बुक्स तो बेसिक वही पढ़ते हो भाई, आप चाहे PCS पढ़ो, चाहे कोई सब इंस्पेक्टर के लिए पढ़ो, चाहे कोई सा भी टीचर का एग्जाम हो। अब लक्ष्मीकांत है तो वो सभी लोग पढ़ते हैं, चाहे स्पेक्ट्रम हो हिस्ट्री की, वो सभी लोग पढ़ते हैं। तो अप्रोच अलग कैसे होती है, अप्रोच क्या UPSC पूछती है क्वेश्चन, वो चीज़ कौन बताएगा आपको? टीचर नहीं बताएगा। वो चीज़ आपको खुद को पता करनी है कि UPSC इस टॉपिक से क्या क्वेश्चन पूछती है, और वो चीज़ पता तब चलेगी जब आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर निकालोगे। तो बार बार उनको निकालो क्वेश्चन पेपर, आपको हर एक टॉपिक का पता होना चाहिए कि किस टॉपिक से क्या क्वेश्चन पूछे हैं। तो इससे हमें यह भी पता चलेगा कि भविष्य में क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। और फिर जो है, इससे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में भी बहुत ईजी हो जाता है। हमें अगर पता है कि जैसे अगर UPSC में क्या होता है कि हमें सारी चीज़ें पता नहीं होती। अब मैं भी जाता हूँ तो मैंने पिछली बार जैसे 100 के 100 क्वेश्चन किए थे, उसमें से मेरे 30 क्वेश्चन गलत हो गए थे। अब मुश्किल से मेरे को 50 क्वेश्चन होंगे, 40-50 क्वेश्चन जो सही से आ रहे होंगे 100%। बाकी में मैंने रिस्क ही लिया, एक कैलकुलेटेड रिस्क लेनी पड़ती है, और उसमें मेरे बहुत सारे क्वेश्चन सही बैठ गए। तो ये चीज़ डेवलप तब होगी जब आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर करोगे, तो उससे आपको पता चल जाएगा अच्छा UPSC में अगर 4 में से ये ऑप्शन ज़्यादा सही रहता है, इस टाइप का ऑप्शन है वो ज़्यादा सही रहता है। तो इसलिए मैं ये मानता हूँ कि बेसिक बुक्स ले लो एक बार, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, इनकी बेसिक्स जैसे हिस्ट्री के लिए आप प्रीवियस ईयर्स की ओल्ड NCERT और स्पेक्ट्रम ले लो, पॉलिटी के लिए M लक्ष्मीकांत है ही, इकोनॉमी के लिए मृणाल सर की PPT ले लो, जो उनकी PDF आती है। और अगर आप नए हो तब तो उनके वीडियो देख लो, नहीं तो आप उनकी जो PDF है उससे काम चल जाता है। फिर जो ज्योग्राफी है उसके लिए 11-12 की NCERT और महेश कुमार वर्णवाल जो बुक है वो ले लो। और फिर कौन सा बचा, एनवायरनमेंट और साइंस टेक बहुत अच्छा वेटेज है, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। लगभग 1/3 क्वेश्चन इससे आते हैं, तो इसलिए बहुत डीप और बहुत अच्छा पढ़ना पड़ेगा इसको। तो इसके लिए आप ये कर सकते हो कि जो एनवायरनमेंट इकोलॉजी की एक तो NCERT है जो 12th की आती है, बॉटनी का जो अलग सेक्शन है वो ले लो, और PMF IAS और शंकर IAS इन दोनों मिला के पढ़ लो कि कौन से में कौन सा टॉपिक अच्छा दिया हुआ है। साइंस एनवायरनमेंट इससे हो जाएगा। साइंस टेक के लिए टेक्नोलॉजी है वो तो करंट अफेयर्स से जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वो हो जाती है, और बाकी जो टेक्नोलॉजी है वो जो बेसिक साइंस है वो विवेक कुमार वो अग्निहोत्री बुक आती है उससे कर लो, और साथ में गूगल का भी यूज़ करो। क्या है कि बेसिक टेक्नोलॉजी UPSC के जो क्वेश्चन है पिछली बार क्या आप देखोगे तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी वाले क्वेश्चन है कि हमें बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए कि क्या है ये, इसका कंसेप्चुअल क्लैरिटी। वहाँ फैक्ट वाले क्वेश्चन नहीं आते प्रीवियस ईयर्स में। अगर आपको समझ है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, अगर आपको उस चीज़ की समझ है तो आप उसके ऑप्शन देख के आराम से क्वेश्चन कर सकते हो। तो इसलिए डीप पढ़ो और ज़्यादा फैक्ट वगैरह रटने की ज़रूरत नहीं है। जी सर। और दोस्तों जो सर ने भी बताया कि प्रीवियस ईयर की बुक के लिए, तो मैंने आपको इसके लिए कभी सेपरेट वीडियो बना के भी दिया था, जिसके अंदर मैंने आपको दिशा पब्लिकेशन की एक बुक के बारे में सजेशन दी थी। अगर आपको उसको बाय करना है तो उसकी लिंक भी मैं आपको नीचे दे दूंगा, और उस वीडियो को भी आप जाके देख सकते हैं, क्योंकि अभी क्या है कि उसका भी लेटेस्ट एडिशन आ गया है, तो आप उसको खरीदते वक्त थोड़ी सी गलती मत कीजिएगा। ये मैंने आपके कंसर्न के लिए एक बात बता दी। सर अभी एक जो बेसिक डाउट जो स्टूडेंट के मन में रहता है वो रहता है करंट अफेयर्स को लेकर, क्योंकि अभी वक्त काफ़ी कम है, और कुछ लोगों ने ऐसा भी होगा कि काफ़ी पहले से तैयारी नहीं कर रहे थे, और ऐसा भी देखा जा रहा है। मैं कई सालों से इस बार रिजल्ट में मैंने देखा था कुछ एक टॉपर ऐसे भी थे जिन्होंने 7 से 8 महीने की तैयारी में निकाला था प्रीलिम्स और बाद में मेंस भी दिया था, ठीक है।
तो सर इस समय वो करंट अफेयर्स को पुराना तो पढ़ नहीं पाते हैं, और एक PT 365 करके एक ऑप्शंस मार्केट में रहता है जो कि हर एक कोचिंग वाला लगभग निकालते हैं। तो सर इसके ऊपर आपकी क्या सलाह रहेगी कि इसको ज्वाइन करना कितना बेनिफिट है, और या फिर उसको ज्वाइन करें या फिर सभी 12 महीनों की पुरानी मैगजीन को उठा के पढ़ना स्टार्ट करें? मेरे हिसाब से तो ये PT 365 काफ़ी इजी हो जाता है। या तो करंट अफेयर्स में क्या है कि जैसे 1 साल का पढ़ना होता है हमें, सभी लोग ये मान के चलते हैं जैसे इस बार जून में एग्जाम है तो पिछली बार के जून से लेके इस बार के जून तक का आपको पढ़ना होता है। तो मेरे हिसाब से तो PT 365 ठीक है, क्योंकि हम करंट अफेयर्स में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते टाइम का। वही 10-12 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन होते होंगे मैक्सिमम। इस बार जैसे इन्होंने खेल का और थोड़ा बहुत पूछ लिया था, बाकी नहीं तो जनरली UPSC स्पोर्ट्स का ये पूछता नहीं है। तो इसलिए 365 ठीक है, आप उससे काम चल जाएगा। हमें क्या होता है कि एक प्रोफेशनल अप्रोच रखनी होती है कि कितना टाइम दें और उसका कितना आउटपुट निकला। अगर आपने मान लो अपने टाइम का 50% करंट अफेयर्स को दे दिया और उससे क्वेश्चन आ रहे हैं 5%, तो ये एक इम्बेलेंस हो गया। तो ये एक संतुलित तैयारी नहीं है। संतुलित तैयारी वो होती है एक प्रोफेशनल तैयारी की जिसमें हम कितना मिनिमम टाइम दें और मैक्सिमम आउटपुट निकले। तो उस हिसाब से 365 ठीक है, उससे काम चल जाता है। जी, आप में से बहुत से एस्पिरेंट का ये डाउट भी रहता था कि 365 होता क्या है, PT 365। आपको ब्रीफ में बताऊं तो जैसे सर ने आपको बताया, मैंने भी आपको बताया, लेकिन जिन एस्पिरेंट को पता नहीं है, जो बिल्कुल नए हैं, इस वीडियो को सिर्फ ऐसे देख रहे हैं कि अगली टाइम हमारे काम में आएगी स्ट्रेटेजी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो भी कोचिंग वाले होते हैं वो क्या करते हैं कि पूरे साल का जितना भी करंट अफेयर्स की मैगजीन मतलब मटेरियल होता है उसको सब्जेक्ट वाइज बना देते हैं। लाइक पॉलिटी के लिए तो पूरे साल का पॉलिटी की जितनी भी अपडेट होगी उस बुक को निकालेंगे, इकोनॉमी के लिए अलग से निकालेंगे, और पूरी करीब 8 से 9 बुकों के अंदर पूरी करंट अफेयर्स को कवर कर देते हैं। इसको 365 इसके कारण, क्योंकि पूरे साल के जितने भी दिन होते हैं इसके कारण। सो एक बेसिक जानकारी थी, आपको मैंने बताई। सर एक अप्रोच हमें इसके लिए भी बताई जाए CSET के लिए, क्योंकि आपने 9 बार ये अगर एग्जाम किया और CSET आपने क्वालिफाई किया है, और इस बार जो 2020 का जब रिजल्ट आया था मैंने आपको दिखाया भी था, और काफ़ी एस्पिरेंट के उनमें होश उठ गए थे, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, मैंने बहुत से एस्पिरेंट के आपको टॉपर्स की कॉपियाँ दिखाई थी। टॉपर्स ने क्या जो कैंडिडेट की कॉपियाँ मैंने आपको दिखाई थी, जिसमें GS में लोगों ने 120 130 तक स्कोर किया है, और वही CSET में लुढ़क गए थे। और मेरे जानकार में ऐसे भी लोग हैं जो IIT में पढ़े हुए हैं, वो भी लोग CSET में लुढ़क रहे हैं। मेरे एक दो दोस्त ऐसे हैं। सो सर CSET के लिए क्या अप्रोच रखनी चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी हार्ड एग्जाम की तरह हो गया है। आप एक्चुअली में क्या है कि जब से CSET को क्वालिफाइंग किया है ना, तब से क्या लोग इसको कैजुअली लेने लग गए कि इसके मार्क्स तो जुड़ते नहीं है, तो इसको तो बिल्कुल अवॉइड करते हैं। वो लास्ट में फिर लास्ट के 1-2 दिन देखते हैं, तो इससे काम नहीं चलता। CSET का मतलब होता है कि आपके मैथ्स है तो वो प्रैक्टिस मांगती है, वो ये नहीं मांगती कि आप शॉर्टकट में काम चला लोगे। तो इसलिए CSET की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए भी वही है कि प्रीवियस ईयर्स के 10 सालों के जो 2000 जब से CSET इंट्रोड्यूस हुआ है तब से सारे क्वेश्चन निकाल लो, उससे आपका काम चल जाएगा CSET का। और CSET में भी मतलब ऐसा नहीं होता कि आपको बहुत सारे लंबी कैलकुलेशन निकालनी है, ऐसे नहीं। मैं तो ऐसे शॉर्टकट अपनाता हूँ, कई बार की जो 4 ऑप्शन दिए होते हैं उन्हीं में से उसमें रख के देख लेता हूँ कि हाँ यार ये बेटर रहेगा। कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ती, और वैसे भी ज़्यादा कैलकुलेशन मांगता नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस ज़रूर मांगता है। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी 5-7 दिन 10 दिन तो 5-7 दिन तो देने चाहिए। 1 सप्ताह मान लो कि उसमें आप प्रीवियस ईयर्स के 10 सालों के पेपर निकाल लो अच्छे से, सिंसियरली। आप टाइम लिमिट में देख लो कि मेरे को 2 घंटे में ये पेपर करना है, और उस हिसाब से उसको निकाल लो, और फिर आप देख लो कहाँ गलत हो रहा है कहाँ सही हो रहा है। तो इससे आपका CSET हो जाएगा कैजुअली। मतलब ज़्यादातर जो फेल होते हैं ना, उसमें देखा है कि वो पढ़ते ही नहीं है CSET। बिना पढ़े फिर आपके चीज़ें भूल जाते हैं। एक्चुअल मार्क्स नहीं जुड़ते ना, तो फिर हम उसको सीरियसली लेते नहीं। हाँ, नहीं ये ज़्यादा ही देखा जाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर जो मैं देख रहा हूँ वो एक तो हो रहा है आर्ट्स जो बैकग्राउंड से उनसे उनके साथ में तो हो ही रहा है, लेकिन आजकल मैं जो देख रहा हूँ वो ज़्यादातर मैथ वालों के साथ में हो रहा है। कारण ये कि उनको उनका ओवर कॉन्फिडेंस से वो मार रहा है। उनको लगता है कि भाई CSET है, हम तो जन्म से पढ़ रहे हैं, तो भाई हम निकल जाएंगे, लेकिन उसमें वो लुढ़क जाते हैं। सो दोस्तों इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अगर आप GS को पढ़ रहे हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको प्रीलिम्स निकालना है, तो CSET की एक अलग से बुक साथ में रखो, CSET को कवर करते जाओ, अदरवाइज आपका जो सपना है वो सपना बन के रह जाएगा। सर एक इसके बारे में भी बताइए, क्योंकि आप हिंदी माध्यम से हैं, और ज़्यादातर ये देखा जाता है कि हिंदी माध्यम के एस्पिरेंट प्रीलिम्स को क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, और इंग्लिश माध्यम के लोग कर पा रहे हैं। तो आपकी क्या समझ है इसके लिए कि क्या कारण हो सकता है कि इंग्लिश माध्यम वाले प्रीलिम्स को निकाल देते हैं और हिंदी माध्यम वाले बीच में रुक जाते हैं? क्या CSET ही है ऐसा कारण, या फिर GS में भी कहीं ना कहीं समस्या है? थोड़ी सी समस्या देखो UPSC की तरफ से भी है कि वो क्या करते हैं कि ओरिजिनल पेपर होता है वो इंग्लिश में बनता है, और उसका फिर वो गूगल ट्रांसलेट करते हैं। तो वो ट्रांसलेशन है ना, वो उसकी जो आत्मा होती है वो मर जाती है।
अब अर्थ का अनर्थ हो जाता है, ट्रांसलेशन पता ही नहीं चलता कि क्या कहना चाह रहा है। मेरे को खुद को है ना, मैं तो खुद इंग्लिश में पेपर पढ़ता हूँ और फिर उसको करता हूँ सीसेट का पेपर, सीसेट और जीएस दोनों ही। तो ये यूपीएससी की तरफ से भी कमी है और दूसरा स्टूडेंट की तरफ से भी कमी है। स्टूडेंट्स में क्या है, थोड़ी हिंदी मीडियम में क्या है कि एक भावनात्मकता ज़्यादा होती है, एक प्रोफेशनलिज्म जो व्यावसायिक दृष्टिकोण होता है उसकी कमी होती है। तो वो क्या करते हैं, गुरु भक्ति, गुरु जो हो रहा है वो गुरु को जो आता है वो गुरु पढ़ाता है, और फिर टीचर जो शिष्य है उसको जो मज़ा आता है वो चीज़ वो पढ़ता है। करंट अफेयर्स में बहुत मज़ा आता है तो करंट अफेयर सारा दिन लेके बैठे रहते हैं। तो बाकी सब्जेक्ट है जैसे साइंस है या फिर जो एनवायरनमेंट इकोलॉजी है, जहाँ हमें थोड़ा जोर आता है पढ़ने में, उन चीज़ों को हम छोड़ देते हैं, तो फिर रिजल्ट तो वही होगा। तो इसलिए व्यावसायिक दृष्टिकोण रखो। टीचर कोचिंग वाले तो मिसगाइड करते हैं दृष्टि का, जैसे मैं नाम ले रहा हूँ, पता नहीं लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, लेकिन मैंने ये देखा है कि वो उस कोचिंग में जाते हैं तो वो उसको पूरी एक लाइब्रेरी थमा देते हैं। डेली का इतना करंट अफेयर्स, ये वीडियो वो वीडियो, करंट अफेयर्स की दुनिया में वो तैरने लग जाता है। और फिर इतना चीज़ें हैं कि आप उसको कैरी कैसे करोगे भाई। हमारे दिमाग में तो सीमित क्षमता है। अब मैं अगर इतनी सारी किताबें इतना सारा पढ़ लिया तो फिर उसको समराइज़ करके कैसे मेमोराइज़ करूँगा, कैसे रिवाइज करूँगा। बिना मेमोराइज़ किए तो चीज़ें हम भूल जाते हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं हिंदी मीडियम के कोचिंग्स जो है वो मिसगाइड करते हैं। 2-3 साल तक तो वो कोचिंग में पढ़ाते हैं बच्चों को। दूसरी और इंग्लिश मीडियम में वो 10-12 महीने में कोचिंग कंप्लीट करा देते हैं। अब 2 साल का वो पढ़ा हुआ बच्चा, उसको कैसे वो डाइजेस्ट करेगा, कैसे वो पचाएगा। तो कोचिंग में भी कोचिंग वाले भी मिसगाइड करते हैं। यूपीएससी की भी गलती है और स्टूडेंट्स की भी गलती है कि वो बेचारे स्टूडेंट हिंदी मीडियम वाले बहुत हम्बल बैकग्राउंड के होते हैं, उनमें कोई ज़्यादा गाइडेंस नहीं होता। तो फिर क्या करते हैं, वो इनके चक्रों में फंस के बर्बाद हो जाते हैं बस। हाँ सर, ये बात मैंने कई बार आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई। मैंने एक बीच में सीरीज भी चलाई थी जिसके अंदर मैंने आपको कोचिंग के बारे में जानकारी देना शुरू किया था। उस समय मैंने आपको इसके बारे में डिटेल में जानकारी दी थी। मैंने सभी कोचिंगों की तुलना की थी। उस समय मैंने आपको एक बात बताई थी कि हिंदी माध्यम की मैक्सिमम कोचिंग है आपको 2 साल तक तो कोचिंग के अंदर ही बिठाएगी। 18 महीने मिनिमम मान के चलिए, 18 महीने से 2 साल हो जाते हैं, मैंने देखा है। और वो के वो अगर अपन इंग्लिश मीडियम की किसी भी कोचिंग को उठा के देख लो, किसी भी 11 महीना मैक्सिमम है। मतलब 9 महीने वो मिनिमम करते हैं, 11 महीनों के अंदर खत्म करके स्टूडेंट को घर भेज देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी अप्रोच यहाँ पे भी रहती है। और एक हिंदी माध्यम के विद्यार्थी के साथ में कि ये समस्या भी रहती है कि वो ज़्यादातर क्या करते हैं कि किसी एक इशू को देखने के लिए यूट्यूब पे चले जाते हैं। और यूट्यूब के सर ये आपसे सवाल पूछना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यूट्यूब के ऊपर ज़्यादातर जो करंट अफेयर्स के पूरे दिन वीडियो आते रहते हैं। मैं किसी चैनल का नाम लेना शायद मुझे लग रहा है बदतमीजी होगी, किंतु 1-2 चैनल है जो दिन के 10 वीडियो डाल देते हैं। किसी एक टॉपिक के ऊपर 10 मिनट का वीडियो बना के डाल दिया, 10 मिनट का वीडियो बना के डाल दिया। ऐसे ऐसे करके अगर हम रोजाना की काउंट करें तो कम से कम 4 घंटे हो जाएंगे उनके। आपका क्या मानना है इस पर? देखो हमारे पास क्या है कि लिमिटेड टाइम होता है कि हमारा ब्रेन है ना मैक्सिमम कितने, अब आप बिल्कुल कोई जॉब नहीं कर रहे हो तो आप 7-8 घंटे मैक्सिमम पढ़ सकते हो। अगर 7-8 घंटे में से अगर आपने 3-4 घंटे करंट अफेयर्स, अब एक वीडियो जैसे मैंने यूट्यूब खोला तो उसमें एक वीडियो देखूंगा 10 मिनट का, तो उसमें मेरा आधा घंटा वेस्ट जाएगा। आधा घंटा नहीं तो 20 मिनट तो मान ही लो। फिर वो चीज़ है, अब बार बार आप देख रहे हो, मैंने ये बता दिया कि करंट अफेयर्स एक सेक्शन है, 10% मान लो बस। 10% के चक्कर में हम 50% टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो फिर हमारा सिलेक्शन कैसे होगा। और फिर वही 10% है कि इतना ज़्यादा दे रहा है मैटर का, और मतलब वो कह रहे हैं कि इतना ज़्यादा मैटर दे रहे हैं कि उसके नीचे ही दब जाए बच्चा, वो उससे ऊपर ही नहीं उठ पाता। ज़्यादा नहीं पढ़ना होता यूपीएससी में, कम पढ़ो, लिमिट की चीज़ें पढ़ो, बार बार पढ़ो उनको। वहाँ कोई विद्वान थोड़ी बनना है कि ये कोचिंग है तो हिंदी मीडियम वाली कोचिंग है ना विकीपीडिया अप्रोच पे चलती है कि इनको इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे दो कि बच्चा बस इसकी क्यूरियोसिटी खत्म हो जाए, ये हमसे कोई क्वेश्चन ना करे, ये इनमें उलझा रहे। तो यूपीएससी में जबकि इसके विपरीत काम होता है, वहाँ पर कंसेप्चुअल क्लैरिटी वाले क्वेश्चन आते हैं। आप इन कोचिंगों से मिला के देखना इनके नोट से कितने क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल नहीं आते। ना ये टीचर हैं जो कैपेबल होते हैं कि वो कर सकें। तो कोचिंग कहीं ना कहीं बच्चों को मिसगाइड कर रही है मेरे हिसाब से। तो हिंदी मीडियम के पतन का यही कारण है। एक तो यूपीएससी की तरफ से भी है कि जब से सीसेट और ये जो पैटर्न चेंज किया है, तो एक तो ये, दूसरा कोचिंग्स ने अपने आप को उस नए पैटर्न के अकॉर्डिंग अपडेट नहीं किया, वो पुराने डर्रे पे चल रही है, तो आउट हो गए बस। जी सर, हमने वीडियो के अंदर लगभग आपके जितने भी बेसिक पॉइंट होते हैं उन सबको कवर किया है। लेकिन सर जाते जाते कुछ ऐसा पॉइंट लाइक कि अभी से कितने क्वेश्चंस को करना चाहिए, किन क्वेश्चंस को नहीं करना चाहिए, इसके बारे में आपकी क्या कुछ लास्ट के मिनट के अंदर आप बता दो कुछ ऐसा पॉइंट जो कि हर एस्पिरेंट को फॉलो करना। जैसे ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, देखो ये कहीं कोचिंग या कहीं टीचर नहीं मिलेगा। जैसे कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए सीसेट जीएस में, तो मैं ये कहता हूँ कि भाई मैक्सिमम 85 और अबव करो,
क्योंकि मैं ये मान के चलता हूँ, जो प्रैक्टिकली मेरे आसपास मित्र मंडली में भी मैंने देखा है कि 20 से 30 क्वेश्चन आपके गलत होंगे ही होंगे, चाहे वो सिली मिस्टेक से हो चाहे कैसे ही हो, 20 से 30 क्वेश्चन गलत होंगे। तो अगर आपने 50-60 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट किए हैं तब तो आप वैसे ही बाहर हो गए। तो इसलिए कोशिश करो कि मैंने तो इस बार जैसे 100 कर दिए थे, उससे पहले भी मैं अबव 90, 95 तक तो करता ही हूँ क्वेश्चन। तो आपको भी मैं यही कहूँगा कि 85 से तो अबव क्वेश्चन अटैम्प्ट करो। एक तो ये, दूसरा ये है कि जैसे 5-7 बुक से करंट अफेयर्स पे अपना टाइम इतना बर्बाद मत करो। एक न्यूज़पेपर पढ़ लो, या एक तो न्यूज़पेपर पढ़ लो डेली, दैनिक जागरण है जैसे, या फिर जो भी है। और इसके अलावा विज़न की मंथली मैगजीन आती है, वो पढ़ लो। वो क्या है कि 101 पेज होते हैं, तो मंथली वो लगभग कवर कर लेता है। उसमें विज़न की मंथली मैगजीन पढ़ लो और एक न्यूज़पेपर पढ़ लो, ठीक है। इसके अलावा आपको बिल्कुल कहीं यूट्यूब पे जाने की कहीं कोई ज़रूरत नहीं है, अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल ना करें। मंथली मैगजीन और इससे आपका मोर देन सफिशिएंट है, इससे काम हो जाएगा। करंट अफेयर्स के पीछे बर्बाद मत हो, बहुत लोग अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि एक आपको बता दूंगा कि मैं ये बुक्स हैं, उनकी एक स्लाइड बना के आप बच्चों को बता दो कि ये बुक्स हैं और ये आप खुद पढ़ लो, ठीक है। और जैसे मृणाल सर का इकोनॉमिक्स है तो उससे कवर हो जाता है, तो आपको बिल्कुल कोचिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोचिंग जाने पर तो उल्टा वो मिसगाइड करते हैं, 2-3 साल उनका वेस्ट करवा देते हैं और उसके बाद बहुत बुरी उनकी दुर्गति हो जाती है। तो इसलिए कोचिंग जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन जैसे मृणाल सर की क्लासेज है, इकोनॉमी है जो एक समझने वाला पोर्शन है, तो वहाँ पर आप नए स्टूडेंट हो तो मृणाल सर की क्लास लो और उससे आपका काम चल जाता है। इसके अलावा साइंस टेक के भी कुछ वीडियोस आप गूगल कर सकते हो, यूट्यूब पे मिल जाएंगे, जहाँ आपको कोई टेक्नोलॉजी समझ नहीं आ रही हो वो। बाकी मैक्सिमम सेल्फ स्टडी है बस, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। जी सर, सर ने जो अपना बेशकीमती वक्त दिया उसके लिए हम सर का बहुत बहुत धन्यवाद भी करते हैं। और दोस्तों, जो सर ने अपनी बुक लिस्ट के बारे में और सर ने बताया जो रिसोर्सेज, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर फॉलो करना। हम वहाँ पे हम सभी जानकारी को दे देंगे। सर ने जो PDF PPT उसके बारे में जो जानकारी दी है उसको भी हम वहाँ पे डाल देंगे। और हम ट्राई करते हैं कि जितनी भी जानकारी होती है वहाँ पे हम आपको सबसे पहले अपडेट करें। नीचे लिंक मिलेगी सिविल एस्पिरेंट के नाम से, आपको वो ग्रुप भी मिल जाएगा, वहाँ पर आप उसको ज्वाइन जरूर करना। और हमने एक ऐसा वीडियो भी बनाया था रिसेंटली, वो करीब 2 से 2.5 लाख के लोगों के आसपास लोगों ने देखा था उसको। उसमें मैंने आपको बताया था कि आप फ्री में किस हिसाब से पढ़ सकते हैं, जिसमें मैंने आपको ये जो सर ने रिसोर्सेज बताए उसको भी मैंने आपको रिकमेंड किया था। तो आप एक बार उस वीडियो को भी जरूर देखना ताकि आपको जानकारी मिल जाएगी। बाकी इस बार जो मेंस हुआ है, सर ने इस मेंस को भी लिखा है 2021 वाले को। सो आपसे मैं उम्मीद करूँगा कि आप सर के लिए प्रार्थना करेंगे, और मेरी भी परिपूर्ण आशा है कि इस बार सर इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे और सर का सबसे पहला इंटरव्यू हम ही शूट करेंगे। सो सर, हमारी अग्रिम बधाइयों के साथ में आपको बहुत बहुत बधाई, और हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ साथ में पढ़ते भी रहिए। दोबारा मुलाकात होगी इसी प्लेटफॉर्म पे आपकी और मेरी। तब तक के लिए जय हिंद।